जय हिंद दर्शकों, मैं हूं सुधीर जैन देवगिरी और आपका स्वागत है मेरे ज्योतिषीय चैनल एस्ट्रो टाइम्स पर। आज मैं विषय से थोड़ा सा हटकर, जो मैं आपको बता रहा था, बेसिक नॉलेज दे रहा था एस्ट्रोलॉजी की, मैं थोड़ा हटकर आज एक ज्वलंत मुद्दा है उस पर चर्चा करना चाहता हूं आपसे, और ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य में उसको हम किस तरीके से देख सकते हैं इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हम सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि गौतम अडानी जी इस देश के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, हजारों लाखों लोगों को नौकरियां देते हैं और देश के विकास में उनकी अग्रणी भूमिका है। तो एक अमेरिकन कंपनी है, उसने उन पर कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं कि इन्होंने शेल कंपनियों की बदौलत अपने शेयरों के दामों को मैनिपुलेट किया है और इस कारण उनके शेयर थोड़े से नीचे आए हैं। बाजार में लगभग 60-65% उनके शेयर नीचे आ चुके हैं। अब हम इस जन्मपत्री के माध्यम से, ये गौतम अडानी जी की जन्मपत्री है, इसके माध्यम से हम समझेंगे, इसका विश्लेषण करके समझेंगे कि गौतम अडानी जी का पूरा व्यक्तित्व कैसा है, गौतम अडानी जी किस प्रकार के हैं, किस प्रकार के उद्योगपति हैं, उन्होंने कितना संघर्ष किया, मेहनत की है, और उन पर जो आक्षेप या ब्लेम्स लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, क्या उनके शेयरों की स्थिति यही बनी रहेगी या और भविष्य में और आगे निकल जाएंगे। जैसा कि सभी लोग कहते हैं और खबरिया चैनल दिन रात दिखाते रहते हैं कि उन्होंने पिछले 10 सालों में 2014 से काफ़ी तरक्की की है, 609 नंबर से वो दूसरे नंबर के एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। अब हम उनकी महादशाओं को कुंडली के विश्लेषण के द्वारा समझेंगे कि कुल मिला के स्थिति आगे क्या बनेगी और उनकी जन्मपत्री के राजयोग किस प्रकार हैं, कौन कौन से योग बन रहे हैं जन्मपत्री का। इससे आपको जन्मपत्री विश्लेषण करने में भी सहायता मिलेगी। यानी जन्मपत्री यदि आप सीखना चाहते हैं देखना और उसका विश्लेषण करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको सहायता मिलेगी। गौतम अडानी जी की ये लग्न कुंडली है। यहाँ पर जो मैंने जैसे आपको कई सूत्र बताए हैं उसमें से एक सूत्र है कि सबसे पहले उनकी लग्न का अध्ययन करेंगे कि गौतम अडानी जी के लग्न में क्या स्थिति है। यहाँ पर आप देखिए लग्न में बुध ग्रह विराजमान है। बुध कहाँ के स्वामी है? बुध एक तो पंचम स्थान के स्वामी है और एक द्वितीय स्थान के स्वामी है। बुध पूर्व में, जैसा कि मैंने बताया था, पूर्व दिशा में लग्न में दिग्बली होते हैं यानी महाबली होते हैं। तो पंचमेश बौद्धिक क्षमता और धनेश यानी धन स्थान। यदि बुद्धि और धन के स्वामी लग्न, ये केंद्र भी होता है, त्रिकोण भी होता है, इसमें बैठ जाएंगे और वो भी बुध जो व्यक्ति की इंटेलिजेंस को दिखाते हैं, बौद्धिक क्षमता को दिखाते हैं, बिजनेस करने के तरीके कैसे होने चाहिए और बिजनेस में कैसे आगे निकला जाएगा, ये बुध ही बताते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बिजनेस में कैसे आगे निकलना है, इससे अच्छा कौन जान सकता है। अब दूसरे स्थान की स्थिति देखिए, यहाँ पर बुध दिग्बली हो गए। बुध शिक्षा क्षेत्र, बुद्धि, विद्या, जितने भी पंचम स्थान के कारक तत्व बताए गए हैं उनका सबका बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाले बुध इनके लग्न में बैठे हैं और धन स्थान के स्वामी बन के भी लग्न में बैठे हैं। तो बुध तो बेहद बली हो गए। अब धन स्थान में इनके जो है वो सूर्य बैठे हैं। जब धन स्थान में सूर्य बैठेंगे, ये वृष लग्न की कुंडली है, 2 नंबर का अंक यहाँ पड़ा हुआ है, चौथे भाव में यहाँ पर सूर्य की राशि बनती है। तो सूर्य इसमें योग कारक ग्रह होते हैं। भले ही शत्रु ग्रह हैं, शुक्र के शत्रु हैं सूर्य, लेकिन योग कारक माने जाते हैं क्योंकि केंद्र में पाप राशि है इनकी, क्रूर ग्रह है केंद्र में इनके, क्रूर ग्रह होने के कारण, केंद्र में इनकी राशि होने के कारण ये शुभ ग्रह माने जाएंगे। जिस स्थान पर भी बैठेंगे वहां का उन्नति ही करेंगे। बुद्ध भी उन्नति करेंगे, बुद्ध भी इस लग्न के अंदर, वृष लग्न में योग कारक, प्रबल योग कारक ग्रह माने जाते हैं और सूर्य भी प्रबल योग कारक माने जाते हैं। तो सूर्य का बैठे हुए धन स्थान में। अब सूर्य क्या दिखाते हैं? सूर्य दिखाते हैं नेम फेम दिखाते हैं, व्यक्ति के राजकीय संबंध दिखाते हैं, सुप्रीम अथॉरिटी से संबंध दिखाते हैं। और जब वो धन स्थान में बैठेंगे तो व्यक्ति को कहाँ से धन मिलेगा आप बताइए, किसकी सहायता उसको मिलेगी। तो उसी प्रकार इनसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है कि बिजनेस के अंदर बुद्धि का प्रयोग किस तरीके किया जाए, धन बढ़ाने में अपने बुद्धि का प्रयोग किस तरीके किया जाए और सभी प्रकार की सहायता
किस प्रकार प्राप्त की जाए। राजकीय सहायता ले लीजिए, मित्रों से सहायता ले लीजिए, किसी प्रकार की इनको कहीं से भी धन मिलने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी इनके शेयर्स जो नीचे जा रहे हैं, लेकिन इनको सभी जगह से सहायता मिलती जाएगी और इनके शेयर्स आने वाले समय में वही, और वो कब तक आएंगे वो भी बता दूं आपको, वही स्थिति प्राप्त कर लेंगे जो इनकी अभी 1-1.5 महीने पहले थी। अब देखिए, लग्नेश शुक्र यहां बैठे राहु के साथ, लग्नेश शुक्र राहु के साथ बैठे तृतीय घर में, और सामने बैठे शनि। तो इस लग्न में जो वृष लग्न बोली जाती है, इसमें शनि महान राजयोग कारक ग्रह होते हैं। और शनि स्वामी कहाँ के हैं? शनि नवम और दसम भाग्य स्थान के स्वामी हैं, और दसम सुप्रीम अथॉरिटी यानी कि राज्य सरकार, पूरे भारत की सरकार, इसके स्वामी कौन है? शनिदेव। और शुक्र कौन है? लग्नेश। शुक्र भी परम योग कारक ग्रह है। राहु हमेशा तृतीय घर में महान योग कारक बताया गया है किसी भी जन्म पत्री के अंदर। यहां पर राहु का संबंध शुक्र से है, शुक्र उसके मित्र हैं, शनि उसके मित्र हैं, और केतु भी यहां पर शनि की राशि में बैठे हुए हैं, तो शनि के समान ही फल देंगे। इतना बड़ा राजयोग तृतीय और नवम अक्ष पर इनका बना हुआ है। तृतीय स्थान आदमी के प्रयास का होता है, कठिन परिश्रम का होता है, मेहनत का होता है, एकाग्रता का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, और नवम स्थान उसके भाग्य का, यानी उसके जीवन में भाग्य की बदौलत उसको क्या क्या मिलेगा। अब जब इतना महान राजयोग बन रहा है, तो इस व्यक्ति ने ऊंचा उठने के लिए कितना अथक परिश्रम किया होगा, ये हम ज्योतिष है वो जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता है। इनके पैरों के छाले किसी ने नहीं देखे हैं, केवल इनकी सफलताएं उस लोगों ने देख ली है, लेकिन उन्होंने कितना महान परिश्रम किया होगा। क्योंकि यहाँ पर राहु भी विराजमान है। राहु किसी भी ग्रह के कारक तत्व को एक्सपेंड कर देते हैं। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी ग्रह के संग मिल जाते हैं तो उसके कारक तत्व को काफी गुना, कई गुना तक बढ़ा देते हैं। शुक्र नेचुरल रूप से धन के कारक ग्रह होते हैं। तो शुक्र राहु की युति पर पड़ी हुई है यहाँ पर शुक्र राहु की युति इनको असीमित धनवान बनाने की क्षमता रखती है। ऊपर से शनि का इनका दृष्टि है, शनि की इस योग पर दृष्टि है, और शनि प्रबल योग कारक होते हैं। वृष लग्न कुंडली में किसी भी शास्त्र को उठा के देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए। इसके साथ साथ अब तीसरा योग देखिए, कितना बेहतरीन योग की जन्म पत्री के अंदर बना हुआ है कि ये बुध हैं वो शनि के त्रिकोण में है, और शनि के त्रिकोण में आने से और शुक्र पर शनि की दृष्टि है, यानी इस लग्न के तीनों योग कारक ग्रह बुध, शुक्र और शनि, इन तीनों का संबंध बना हुआ है। अब इस लग्न के सर्वाधिक शुभ ग्रह, सर्वाधिक योग कारक ग्रह यदि एक साथ संबंध बना लेंगे तो व्यक्ति को ऊंचा तो उठाई देंगे, कितना भी हिलना बजाती रहे, विपक्षी पार्टियां कुछ भी करती रहे, लेकिन इनके ग्रह योग इनको दोबारा उसी स्थिति पर ले जाएंगे और उससे भी आगे निकाल देंगे। इनके कोई भी ग्रह जन्मपत्र के अंदर, अब देखिए कोई भी ग्रह ऐसी स्थिति में नहीं है कि उनको खराब बोला जाए। यहाँ पर चंद्र गुरु है, चंद्र भी इस लग्न के अंदर अकारक होते हैं और गुरु भी अकारक होते हैं, लेकिन चंद्र गुरु का गज केसरी योग इस लग्न की कारक राशि कुंभ राशि, यानी शनि कारक है, तो कुंभ राशि में चंद्र गुरु का गज केसरी योग, प्रबल गज केसरी योग बना हुआ है। तो इनको मान सम्मान और पता नहीं जीवन के अंदर इनको क्या क्या मिलने वाला है और मिला है। अब कहीं किसी भी आपको किताब में नहीं मिलेगा कि इनका बचपन कैसे बीता होगा और उन्होंने बचपन में क्या किया होगा। मैं एक बात बताता हूं इनके बारे में, इनके जन्म के तुरंत बाद इनके पिता ने बेहद तरक्की की होगी, यानी इनकी जो स्थिति थी उस समय उनके पिता की, इनके जन्म के बाद तुरंत रिसेंट मतलब इनिशियल स्टेज पर उनको काफी लाभ मिला होगा। ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन हमें ये ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों के देखने के आधार पर हम बता सकते हैं कि काफी उनको ऊंचाई मिली होगी। और ये जो अक्ष है तृतीय और नवम, ये पिता को भी दिखाता है। तो जब शनि और शुक्र और केतु और राहु, ये अक्ष इतना मजबूत है, ये आप देख रहे हैं ये एक्सेस इतना मजबूत है, यहाँ सभी योग कारक ग्रह बैठे हैं, तो इनके पिता भी बहुत ब्रिलियंट होंगे, बहुत समझदार। और व्यापार को कैसे किया जा सकता है और क्या कितनी ऊंचाई किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है, इनसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है। इनके पिता में भी काफी हद तक व्यापारिक क्षमता होगी। इसके साथ साथ इनके गुरु, अब नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ले रहे हैं, गुरु सूर्य से त्रिकोण में है और चंद्रमा संग में, इनमें अपने माता पिता के भरपूर गुण होंगे। इनकी माता भी
काफी धार्मिक प्रवृत्ति की, रिलीजियस और पब्लिक एक्टिविटीज में भी हो सकती है। यानी कि वो अगर पुरानी विचारधाराओं की भी होंगी तो भी वो पब्लिक एक्टिविटीज में थोड़ा बहुत हो सकती है। और पिता इनके काफी ज्ञानवान, विद्वान और पायस नेचर के हो सकते हैं। अब यहां पर आपने देखा कि ये बुध लग्न में बैठा हुआ है, तो इनको विशेष प्रतिभाशाली बनाया, तो यहाँ पर दिग्बली है। और ये चंद्र गुरु 10 में है, ये भी इनको विशेष प्रतिभाशाली बनाएंगे। तो कुल मिला के इनकी जन्मपत्री में सभी योग, और नवमांश की बात करें तो बुध नवमांश में अपनी राशि में बैठे हुए हैं और गुरु अपनी राशि में बैठे हुए हैं, ये भी एक अच्छा योग है। नवमांश में भी मैंने कि नवमांश का विश्लेषण किया हुआ है, तो नवमांश में भी सभी ग्रह अच्छी स्थिति में है, सभी ग्रह मित्र राशियों में है। तो कहने का मतलब इनकी हम जन्मपत्री देखते हैं तो आगे भविष्य के अंदर इनको काफी उन्नति मिलने की संभावना है। और शुक्र राहु का योग तो बहुत ही बेहतरीन योग बना हुआ है, उसके सामने इस अक्ष पर शनि केतु राहु, इनका बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। अब और ये चंद्र मंगल, चंद्र गुरु का, चंद्र और सूर्य, ये त्रिकोण में चंद्र और सूर्य बैठे हुए हैं एक दूसरे के, इनको बेहद इंटेलिजेंट बना देंगे। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होगी, इन्हें मालूम होगा कि किस, इनको सामने वाले की बात करने से पहले उसकी पूरी सब कुछ उसके बारे में जानकारी मालूम पड़ जाती है। इनके अंदर इतना अच्छा इंट्यूशन पावर है, भगवान ने दिया है। सूर्य चंद्र यदि त्रिकोण में होते हैं तो व्यक्ति बेहद इंटेलिजेंट होता है, और बुध अलग इंटेलिजेंट बनाए रहे इनको लगन के अंदर बैठ के। अब हम महादशाओं की बात करते हैं कि जीवन के अंदर महादशाएं किस तरह की रही हैं। तो अब इनके जीवन में आप देखिए कि जन्म उनका हुआ 1962 में, और 11/12/1971 तक इनकी गुरु की महादशा रही है, वो इनका बचपन निकल गया। उसके बाद 71 से 90 तक जब ये थोड़ी युवावस्था में आए तो शनि की दशा लग गई। और शनि आप देख ही रहे प्रबल राजयोग कारक है लग्न के अंदर, तो इनको कई तरह की सफलताएं उस समय भी शुरुआती जीवन में भी दी होंगी। इसके बाद बुध आ गए, बुध भी महायोग कारक है इस जन्म पत्री के अंदर, तो बुध की दशा लगी, वो भी इनको काफी लाभदायक होगी। इसके बाद केतु की 11/12/2014 तक की केतु दशा चली है। केतु भी आप देख रहे हैं शनि के समान फल देंगे, वो शनि की राशि में बैठे हुए हैं, तो इस दशा में भी इनको बेहद लाभ मिला हुआ। फिर आई इनके जीवन के अंदर 11/12/2014, यानी जो लोग कहते हैं कि 2014 के बाद ये 609 नंबर से दूसरे नंबर पे आ गए हैं, तो वो शुक्र की दशा। मैंने शुक्र बताया ही आपको कि कितने बलवान है, शुक्र असीमित बलवान हुआ है यहाँ पर। शुक्र को हर तरीके से यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव स्थिति प्राप्त हो गई शुक्र को। तो शुक्र महादशा, जैसे कि इन्होंने 2014 से लेके और 2034 तक, यानी 20 साल तक शुक्र की महादशा होती है। आप 2023 चल रहा है, 1 मार्च में हम 2023 में हैं, तो यहाँ पर ये देखिए ये शुक्र महादशा इनकी 2034 तक चलेगी। इसमें इनकी 11/2/25 से 11/10/27 तक शुक्र में गुरु महादशा चलेगी, यानी शुक्र की महादशा में गुरु की अंतर्दशा होगी 11/2/25 से 11/10/27 तक। ये समय थोड़ा सा इनके लिए विपरीत रहेगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र और गुरु इन दोनों में षष्ठाष्टक का संबंध बना हुआ है। इसके अतिरिक्त इस समय वर्तमान में जो इनको प्रॉब्लम्स आई हैं, वो जो शनि है, शनि चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहा है वर्तमान में। तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक तो मस्तिष्क का कार्य होता है जैसा मैंने आपको बताया था, इसके साथ साथ वो ब्लेम्स का, नुकसान का और बदलाव का, इन सब चीजों का कारक चंद्र होता है। और चंद्र पे से जब भी शनि का गोचर होता है तो व्यक्ति के दिमाग में शांति बनी रहती है। लेकिन साथ साथ यहाँ पर गुरु भी है, तो यानी कि चंद्र पे से गोचर करने के बाद शनि गुरु के पर भी गोचर करेंगे, वो गोचर इनके लिए शुभ फल लेके आएगा। इसके साथ साथ इनका जो इस समय बृहस्पति का गोचर मीन राशि में, चंद्रमा से धन स्थान में और लग्न से लाभ स्थान इसमें हो रहा है, और शुक्र से त्रिकोण में हो रहा है, तो इनको कहीं ना कहीं से इनको सहायता लगातार मिलती रहेगी। और 1 महीना लगभग मार्च, 1.25 महीने हैं लगभग, इसी राशि में गुरु रहेंगे। तो गुरु इस राशि में 1.25 महीने रहेंगे, तो जो शेयर इनके जितने नीचे गए हैं फिर उसी स्थिति में वापस आ जाएंगे और उससे भी आगे निकल सकते हैं। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि इनकी जन्मपत्री है बेहद अच्छी जन्मपत्री है, और लोग कुछ भी कहते रहें, किसी भी तरह के इल्जाम लगाते रहें, कोई भी हिंडनबर्ग कंपनी है, कैसी भी कंपनी है, शॉर्ट सेलर है, वो कुछ भी कहते रहें, लेकिन इनकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद मैंने इसमें
पारंपरिक ज्योतिष के अनुसार ही विश्लेषण किया है, नाड़ी ज्योतिष को भी लिया है, इसके साथ साथ जैमिनी ज्योतिष का भी प्रयोग किया। इनके आत्मकारक और अमात्य कारक वो भी दोनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं। इनके आत्मकारक मंगल है और अमात्य कारक चंद्र है, ये भी दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। तो कुल मिला के आत्मकारक और अमात्य कारक होते हैं धन के कारक। इन सब स्थितियों देखते हैं कि धन के मामले में तो इनकी जन्मपत्री का कोई जोड़ ही नहीं, बेजोड़ जन्मपत्री है। और जब जब इनको जरूरत होगी जीवन के अंदर तब तब ये धन आता ही आएगा इनके पास, और इनको लगातार सहायता मिलती चली जाएगी और इनके शेयर्स इसी तरीके से ऊंचाई पर पहुंचते चले जाएंगे। ये मेरा छोटा सा विश्लेषण है। आगे मैं आपको समझाऊंगा जन्मपत्री किस तरीके से विश्लेषण किया जाता है, आप इसको समझें। अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर भी वहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप मेरे को फ़ोन भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ मेरा ये वीडियो आज का यहीं तक रहे, आप इसको देखें, समझें।